रोड सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूं। इससे पहले मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं उनको बधाई देना जरूर चाहूँगा कि वो हेलीकॉप्टर से लटकने की बात कहा करते थे ट्वीट करके, पर अब हेलीकॉप्टर के अंदर पहुँच गए क्योंकि उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया वो मुख्यमंत्री जी की सलाह पर किया। मैं बड़ी गंभीरता से भाषण सुन रहा था। आप केंद्र सरकार के बजट की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार की वित्तीय हालात की बात कर रहे थे, और मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप आरबीआई की 2022 की रिपोर्ट को पढ़ लेते, जिस आरबीआई की 2022 की रिपोर्ट ने 10 राज्य जो आज आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुके हैं उनको चेतावनी दी, उसमें राजस्थान भी एक, और चेतावनी इसलिए दी कि जीएसडीपी का 39.8% कर्जा जिस राज्य पर हो और जिस राज्य में कुल टैक्स रेवेन्यू का 14.9% ब्याज पर चला जाए, और आरबीआई ये कहे कि आपका कुल जितना राजस्व है उसको 87% आप रेवेन्यू अकाउंट में खर्च कर रहे हैं, वेतन में, भत्ते में, पेंशन में, ब्याज में, प्रशासनिक खर्चे में, और मात्र 13% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कर रहे हैं। जिस राज्य में, मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर कोई उत्तर दें तो इस आरबीआई की रिपोर्ट जो 2022 में नेट से मैं लेकर आया हूं, 2019 में 3,39,000 का कर्जा आज बढ़कर 5,59,000 हो गया। इस पर चर्चा करते तो बड़ा अच्छा लगता। सभापति महोदय, हम सबको मालूम है कि हम जिस अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं वो सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज है। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय से लेकर, और संवैधानिक परंपरा, मान्यता और कोल एंड सगदर ने इसको ऐसा दस्तावेज किया जो सरकार के नीति पत्र के रूप में उल्लेख किया गया। सभापति महोदय, आपकी उपस्थिति में यहाँ पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभिभाषणों की संकलन का जब विमोचन हो रहा था, जब इस अभिभाषण को उन्होंने कहा यह लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत सरकार के लिए लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है, तो राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान की हुकूमत के लिए ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी धर्म ग्रंथ है। मैंने इस अभिभाषण को जो 63 पृष्ठों में है, 281 पैरा में है, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। सभापति महोदय, मैंने पहले के 4 अभिभाषणों को भी पढ़ा, और मैं ये कह सकता हूं कि संवैधानिक दस्तावेज की पवित्रता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, आप कहने को कुछ भी कर दें, हम जनता के दरबार में जाएंगे, हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, पर घोषणा करो और भूल जाओ, ये आदत रही है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस अभिभाषण पर चर्चा उस समय कर रहे हैं जब पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और भारत का परचम इसलिए विश्व में फहरा रहा है कि आज इस विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की अध्यक्षता भारत हिंदुस्तान कर रहा है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और ये बात भी आई कि जिस बरतानिया हुकूमत ने 100 वर्ष से ज़्यादा समय तक हमारे मुल्क पर शासन किया, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हिंदुस्तान इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक अल अरबिया टीवी में उनका इंटरव्यू सुना। वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान से 3 बार युद्ध करके पाकिस्तान ने सबक ले लिया, और अब पाकिस्तान अमन चैन चाहता है, और पहली बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, बालूचिस्तान के अंदर लोग जुलूस निकाल रहे हैं कि मुल्क का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है
मैं इसका जिक्र नहीं करता, पर क्या आम व्यक्ति के लिए जो राजस्थान का 7 करोड़ व्यक्ति है वो हिंदुस्तान का नागरिक भी है, वो गौरवान्वित नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है? उसको गर्व नहीं होना चाहिए कि हमारा मुल्क इस दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है? और सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, आपसे ज़्यादा संविधान का कोई ज्ञाता नहीं। हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम संघवाद पर आधारित हैं। मैं आपका ध्यान अभिभाषण के प्रश्न 270, क्या कहलवाया आपने महामहिम के श्रीमुख से कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उसमें 800 राजस्थानी विद्यार्थियों की घर वापसी आवासीय आयुक्त की मेहरबानी रही। ये धीरज श्रीवास्तव बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, पर सभापति महोदय, दुनिया ने नजारा देखा, 2 लड़ते हुए मुल्कों ने युद्ध विराम इसलिए किया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे मुल्क के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या 25,600 है, वो वापस आना चाहिए। ऑपरेशन तिरंगा चला। आप इस बात का उल्लेख नहीं करके, और एक आरएस अधिकारी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहता, इन आरएस अधिकारी की पहुंच कहां से कहां है? आप क्या समझते हो इससे कोई राजनीतिक हेतु हो जाएगा? और अगर युद्ध विराम, उन्होंने तो युद्ध विराम 2 मुल्कों में करा दिया, यहां राजाखेड़ा से आने वाले विद्वान सदस्य बैठे हैं, आप सब लोग मिलके अपनी इस पार्टी में जो इस सरकार के गठन के साथ जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसका विराम करा के दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं? सभापति महोदय, अंडमान निकोबार, उसमें 21 द्वीप। सभापति महोदय, आप जानते हो शैतान सिंह को, पीरू सिंह जी को, आप शेखावाटी से ताल्लुक रखते हो, आप जानते हो कर्नल होशियार सिंह जी को, तीनों शेखावाटी के। इन तीनों के नाम से द्वीप का नाम रखना ये छोटी बात नहीं। और मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह 15वीं विधानसभा इसलिए याद की जाएगी कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में 0.5% के अंतर से, यानी सिर्फ 1,58,000 मतों का अंतर हुआ, 200 में से एक आदमी का मन बदला और सरकार चली गई। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब जन आक्रोश यात्रा में हम गांव में गए, गांव के अंदर लोगों ने हमारी शिकायत पट्टिका को भर दिया, इसलिए भर दिया कि इस सरकार के चलते कोई वर्ग नहीं जो संतुष्ट हो। और मैं निवेदन करूं, ये जो फिल्म चली किस्सा कुर्सी का, एक नायक एक खलनायक, और कैसे कैसे इस वर्ग चित्र से कैसे कैसे शब्द निकले, नकारा भी निकला, निकम्मा भी निकला, गद्दार भी निकला, अनुभवहीन भी निकला, रगड़ाई भी निकली। सभापति महोदय, आप रगड़ाई को बहुत अच्छी तरह जानते हो, सदन में बाकी कोई जाने नहीं जाने, पर माननीय नॉर्थ से आने वाले, भादरा से आने वाले कॉमरेड जरूर जानते। ये रगड़ाई बड़ा घातक शब्द है, ये राजस्थान की जनता की आदत है। सभापति महोदय, पीसती तो बड़ा बारीक पीसती है, और इस बार जो बारीक पिसाई के बाद जब दोबारा 16वीं विधानसभा में आएंगे तो मैं समझता हूं कि वो संख्या कितनी होगी। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे तो सरकार में कोरोना क्या, कोरोना में सबसे पहला बात है वो डॉक्टर कहता है आइसोलेशन में ले जाओ इसको, कोरोना है, किसी से मुलाकात नहीं करनी, ये अपने दम पर अकेला खड़ा है, ये आइसोलेशन के अंदर सरकार है। इस सरकार का संबंध राजस्थान के आम आवाम से नहीं। और सभापति महोदय, ये जीभ वाली बात तो बड़ी खतरनाक बात कह डाली, ये 32 दांतों के बीच में जीभ अपने, जब मैं आपको जानता हूं सभापति महोदय, आप जब कॉलेज में थे, एसके कॉलेज में, तब आपने कई बार कहा, कहीं ज्यादा बोलते थे ना, कहते तेरे ये 32 दांतों के बीच में जीभ है ना, इस्तेमाल तू इसको। अब ये जीभ के बारे में कह दिया सभापति महोदय, मैं तो डर गया, ये इशारा किसकी तरफ है। और मैंने तो कैसे कैसे मंजर है, सदन के नेता गंगानगर में जाके भाषण कह रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो, और आज हमारे कोटा से आने वाले मान्य सदस्य और अलवर से आने वाले मान्य सदस्य दोनों आए नहीं है, ये श्रम मंत्री जी हाथ से हाथ तोड़ो, ये अखबारों में सब चीजें हमने देखी। और सभापति महोदय, अभी चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर होना चाहिए, सरकार का है। और उस चिंतन शिविर के बाद मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य मैंने पढ़ा कि राजस्थान में सांप्रदायिकता की आग भारतीय जनता पार्टी भड़का रही है। यह सही है कि राजस्थान आज सांप्रदायिकता की आग की भट्टी में झुलस रहा है। करौली की घटना हो, जोधपुर की घटना हो, अलवर की घटना हो, भीलवाड़ा की घटना हो,
राजस्थान के जिस प्रकार राजस्थान का स्वभाव नहीं, उसके स्वभाव के अनुरूप विपरीत इस प्रकार की बात हो रही है। और हमारे पर क्या आरोप लगाया? उदयपुर में कन्हैयालाल का सर कलम हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय कार्य समिति में हैदराबाद में थे। ये हमसे बड़ी गलती होगी सभापति महोदय, पर मैं देख रहा था, मैं उस मंजर को देख आया हूं। भूंगरा की गैस त्रासदी को आंखों से देखा है। 32 लोग उस गैस त्रासदी में कालकलवित हो गए। उनकी चिताओं से जिस दिन धुआं उठ रहा था सभापति महोदय, उस दिन अपने बड़े नेता की मिजाज कुर्सी के अंदर, अल्बर्ट हॉल के सामने संगीत संध्या के अंदर, वो हमारे सदन के नेता जिसके जिले में ये घटना होती है, वो ताली बजा रहे थे। मैं समझता हूं ये चिंतन शिविर में उन्होंने कहा अंतिम बजट युवा और छात्र और महिला को समर्पित होगा। और जिस दिन उन्होंने ये कहा, ये किस्सा कुश्ती के किरदार ने, अगर मैं कहूं कि फिल्म बड़ी अच्छी थी पर हीरो फ्लॉप हो गया हो जाता था सभापति महोदय। इस फ्लॉप हीरो जी ने क्या क्या कहा कि ये पेपर माफियों के सरगना को सरपरस्ती किसकी है? ये तिजोरी के अंदर से किस जादूगर ने पेपर बाहर निकाल दिया? मैं समझता हूं ये सारी बातें अपने आप में साफ करें। सभापति महोदय, यहां अभी सैनिक कल्याण मंत्री नहीं है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री गणित के बड़े जानकार हैं। और अगर मैं उनको कहूं प्रदेश का रामानुजन वो थे जो आप गणित के अंदर इस मुल्क के सबसे बड़े विद्वान थे, उनको मैं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने क्या बात कही कि 200 में से 99.9 नंबर जो लेकर आए वो तो फेल, और 200 में से 21 नंबर जो लेकर आए वो पास, और अब 200 में से 156, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने। और सभापति महोदय, आप तो मालूम है ये जो मंत्रिमंडल है आर्टिकल 164 2 के तहत जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करता है। एक मंत्री बोलता है कल्ला जी तो पूरा मंत्रिमंडल बोलता है। आपके मंत्री जी ने क्या कहा? हमारी हालात क्या है? एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसमें जितने हम इस बार इतने जीतेंगे, चारों धाम की यात्रा करके फिर यहां दोक लगाने आएंगे विधानसभा में। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो आपके मंत्रिमंडल में बैठते हैं। अभी एक प्रमुख समाचार पत्र भास्कर ने एक सर्वे करवाया, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन चले 4 साल बेमिसाल, तो 4 साल बेमिसाल पर भास्कर के सर्वे ने क्या कहा? 33 जिलों के सर्वे के बाद उन्होंने कहा राजस्थान का आवाम, 1-2 नहीं 57% लोगों ने कहा कि 4 साल पूरे के पूरे सरकार के मुखिया के झगड़े में कुर्सी बचाने में निकले। ये हालात है। इसलिए सभापति महोदय, वो कहने जिक्र तुम्हारा ही होगा महफिल में, जिक्र तुम्हारा ही होगा महफिल में, बस तुम्हारा नाम न लूंगा। वो हालात आज राजस्थान में हो रही है। और ये हमारे अभी मंत्री रसद मंत्री जी चले गए, हम अधिकारियों के ACR लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी क्यों लिखते? बड़ी अच्छी बात है, पर अब ACR लिखने का काम राजस्थान की जनता के पास आ रहा है। मंडावा से आने वाली मान्य सदस्य, और राजस्थान की जनता जिस ACR लिखेगी तो मैं समझता हूं उसमें 00 आएगा। और ये ACR लिखना, और कभी सैनिकों के आरक्षण की बात, और कभी IAS के सारे IAS मिलकर मंत्री की शिकायत सबसे बड़े अधिकारी के पास जाकर के, किस प्रकार का क्या काम है। और सभापति महोदय, मैं सरकार की आलोचना अगर मैं खुद करूं तो आप मुझे कहोगे मेरा राजनीतिक स्वार्थ है, क्योंकि आज आपने देखा मैंने आर्टिकल 226 के तहत मेरे अधिकारियों को उपयोग करते हुए जनहित याचिका में चला गया, और आज राजस्थान के अंदर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, जिस दिन प्रिविलेज आएगा उस दिन करूंगा, पर का राजनीतिक स्वार्थ है। इसलिए मैं उन नामचीन संस्थाओं का, उन एजेंसियों का जो राष्ट्रीय स्तर की है, जिन्होंने आंकलन किया कि राजस्थान आज किस स्थिति पर है, यह सबसे पहला आंकलन जो नवंबर 2022 में आया, हालांकि मेरी बात ना तो कल्ला जी नोट करेंगे ना स्वास्थ्य मंत्री जी नोट करेंगे, पर मैं एक व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो उप मुख्य सचेतक का, मैं चाहता था सचेतक बने, और वो उसी कारखाने से निकले जिस कारखाने से मैं निकला हूं, वो जरूर मेरी बात को लिखेंगे। ये केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचांक, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव, ये जारी किया आम आदमी से जुड़े हुए 89 मुद्दों पर। राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है, मूलभूत आवश्यकताओं की हालत है,
33 राज्यों में राजस्थान का तीसरा नंबर, 33 राज्यों में राजस्थान तीसरे नंबर पर। राजस्थान के माथे पर फिर बीमारों का कलंक लगाने वाले अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कसीदा पढ़ रहे थे। और सभापति महोदय, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE दिसंबर 2022 में बेरोजगारी की दर 28.5, पूरे मुल्क में हम दूसरे नंबर पर। और दिसंबर 2018 में जब शासन इन्होंने लिया था, मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूं, यही CMIE की जो रिपोर्ट है वो कह रही है बेरोजगारी दर थी 14.9%। सभापति महोदय, बड़ा अफसोस, NCRB के आंकड़ों में जब यह खबर आई कि राजस्थान के अंदर ग्रेजुएट लोगों ने जितनों ने आत्महत्या की, राजस्थान 1 नंबर पर। ये मैंने नहीं कहा, सामाजिक सूचांक के जारी करने वाली एजेंसी ने कहा। एक एजेंसी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक संस्था है, इस पहली बार हिंदुस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। 33 राज्यों में प्रतिपक्ष के नेता, उसमें भी हम तीसरे नंबर पर। अभी नीति आयोग ने दिसंबर 2021 के मेरे पास आंकड़े हेल्थ इंडिकेटर में जो रिपोर्ट जारी की, ये बात करते हैं चिरंजीवी की। हेल्थ इंडिकेटर में राजस्थान देश में 16वें स्थान पर है। ये सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंटेशन में जो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी ने जो SDG के 55 इंडिकेटर है, उनकी रिपोर्ट जारी की। 13 इंडिकेटर, उसमें एक इंडिकेटर में भी वो महिला बाल सुरक्षा से संबंधित अपराध से, रोजगार से, स्वास्थ्य, एक जिला भी ग्रीन कैटेगरी में नहीं। इसी प्रकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वर्ष से राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे कुपोषित बच्चे 51.8% यहाँ। और सभापति महोदय, ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार से। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, पर कल्ला जी, ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को देखें आप, 2020-21 की है, यह दिसंबर में जारी हुई। राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान सबसे भ्रष्ट प्रदेश, 67% लोगों ने कहा कि बिना रिश्वत काम नहीं होता। और सभापति महोदय, एक और सर्वे हुआ, इंडियन करप्शन सर्वे 2021, ट्रेड्स रिश्वत जोखिम, दिसंबर 2021 में हुई। इस राजस्थान के 78% लोगों ने माना कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता। ये भ्रष्टाचार का ताना बाना, ये भ्रष्टाचार के अंदर मैं देख रहा था, आज एक सवाल आया था, हमने बड़े लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, पर आज अभियोजन स्वीकृति के 479 मामले बाकी। 60 कार्मिक विभाग के पास पड़े हैं, 429 विभागाध्यक्ष के पास पड़े हैं। ये कहानी सभापति महोदय, रींगस के अंदर आपके पड़ोस में उस हंसराज बावलिया एडवोकेट ने क्या गुनाह किया? उसने शिकायत की भ्रष्टाचार की, SDM की। CI ने कहा कि मेरे को शिकायत लिख के दो, शिकायत लेकर गया, उसकी पिटाई हुई और उसने अपना जीवन को खत्म कर लिया। आज RTI से अमराराम की कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बाड़मेर में RTI की सूचना मांग ली, उसको ईसा मसीह बना दिया। सभापति महोदय, दोनों हाथ दोनों पैरों में कील ठोक दी। ये हाथ है। और अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। दर्जनों सदस्यों ने शिक्षा की बदहाली की बात की। सभापति महोदय, असर की रिपोर्ट जारी हुई है 2018 के बाद। असर की रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें राजस्थान में 62% 5वीं कक्षा का बच्चा, उसका स्तर शिक्षा का दूसरी तक नहीं, 8वीं कक्षा तक के 29.5% बच्चे, उनका स्तर दूसरी कक्षा तक के बच्चे के बराबर। 100 अंकों से ज्यादा पहचान करने वाले 8वीं कक्षा में 37.5% बच्चे। और शिक्षा मंत्री जी, आप ही के जिले से खां डंडी पुगल से लोग चलकर मास्टर लगवाने के लिए आए, आप 110 किलोमीटर चल के कलेक्टर के पास बच्चियां आए। क्या हालात बना रखी है आपने। और ये जो आधारभूत आवश्यकता थी, लाइब्रेरी सिर्फ 36% में 8वीं कक्षा में, पेयजल सिर्फ 75% में, 25% में पानी का उपलब्ध नहीं, टॉयलेट पर सिर्फ 84%। एक बात जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि संविधान खतरे में और मीडिया दबाव में, अब संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी का आचरण क्या है? इन्होंने जब अपने साल के दूसरी वर्षगांठ पर 2020 में मीडिया को एक बात कही, अगर विज्ञापन लेना है तो मेरी बात को छापो, अगर विज्ञापन लेना है तो जैसा मैं कहूं वैसा छापो।
क्योंकि उन्होंने उस दैनिक राष्ट्रदूत पंडित हजारीलाल जी को आप जानते हो, जिन्होंने जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके एडवर्टाइजमेंट बंद कर रखे थे। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर राष्ट्रदूत के एमडी राकेश शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में गए। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट बना हुआ 1978 का। सभापति महोदय, प्रेस काउंसिल ने जांच समिति बनाई और जांच समिति के बाद जस्टिस रचना देसाई ने अपना निर्णय जो दिया वो मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि मालूम पड़ जाए कि मीडिया पर दबाव की बात कहने वाले मुख्यमंत्री जी का खुद का आचरण कैसा है। द प्रेस काउंसिल ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिकॉर्ड of the case and report of the inquiry committee accepted reason finding and adopt the report of the committee and decide to express its extreme displeasure about the statement in question made by the Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot, and observe that in future such statement may be avoided. It may have adverse impact on the print media in general. The council disposed the matter accordingly. क्या हालत है। मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें कोई एक नहीं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात कानून व्यवस्था पर लेकर जाऊं उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी ने एक झुंझुना खूब बजाया। ओल्ड पेंशन स्कीम 23 तारीख को राजस्थान के अंदर अब तक इन 4 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन कर्मचारियों ने किया। 2-3 मांगों को लेकर कल्ला जी, एक तो जो आपने संविधान नियम 2022 बनाए थे, उन्होंने कहा निरस्त करो, अपने वादे के अनुसार हमें नियमित सेवाओं में लो, और दूसरा 5,22,000 कर्मचारियों के धन से जो एनपीएस योजना के अंदर 2004 से 18 साल हो गए सभापति महोदय, 2,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों को हर 1 साल में कटते हैं, और इतना ही राजंस, ये सारा पैसा न्यू पेंशन स्कीम में एफआरडीए ट्रस्ट में जमा होता है। ये राशि छोटी मोटी नहीं, ये 42,000 करोड़ रुपए। उन्होंने कर्मचारियों ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 1 अप्रैल 2022 को हमें जब ये इसको बंद करेंगे तो ये सारी राशि जीएफ अकाउंट में डालेंगे, डालो इस अकाउंट में। और एक वादा किया जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए 2004 से पहले और जो वंचित रह गए ओपीसी से, ओल्ड पेंशन स्कीम से, ऐसे 1 लाख कर्मचारियों को हम इस पेंशन के दायरे में लाएंगे। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी नहीं हूं, मेरी पार्टी भी विरोधी नहीं है, पर जिस प्रकार रेवड़ी बांटने के लिए जिस प्रकार आनन फानन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बिना देखे लेकर आए हैं, आज इनके जी का जंजाल बन रहा है। सभापति महोदय, डिस्कॉम के 52,000, आरएसआरटीसी के 13,000, आरटीडीसी के 3500 और 2000 से पहले की सरकारी महकमों और विश्वविद्यालय के 35,000 ये कर्मचारी मांग करें कि हमें भी लो आप। और ये 2004 में जब ये आई पूरे हिंदुस्तान में, तब सारी राज्यों ने तय किया था। और मैं एक सनसनीखेज बात कहना चाहता हूं विपक्ष के नेता, 2010 के अंदर न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो एफआरडीए ट्रस्ट बना, उसके एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत ने हस्ताक्षर करके न्यू पेंशन स्कीम में एफआरडीए ट्रस्ट में हमारे पैसे कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन और राजस्थान की सरकार का कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ा। और ये एक्ट है सभापति महोदय, एफआरडीए एक्ट 2003, इसमें रूल बने हैं 2015। ये संसद के में सर्वसम्मति से पारित हुआ और इसके अंदर जो कर्मचारी है उसका जो पैसा है उसमें 60% कर्मचारी सेवा में रहते हुए विड्रॉ कर सकता है, एक साथ 25% ले सकता है। और आज किस बिहाफ पर इन्होंने कह दिया कि 42,000 करोड़ रुपया हम जीपीएफ में जमा कराएंगे। कर्मचारियों का 1 अप्रैल से जीपीएफ कटना चालू हो गया, जीपीएफ का अकाउंट उनको नहीं मिला, कर्मचारियों की आईडी से मिल रहा है, आईडी से जमा हो रहा है। अब सरकार या क्या सरकार अपने संसाधनों से उसको जमा कराएगी। और 1 अप्रैल को राजस्थान के वित्त सचिव लिखते हैं केंद्रीय वित्त सचिव को, हमने 1 अप्रैल 2022 से न्यू पेंशन स्कीम बंद कर दी है, हमारा जो पैसा एफआरडीए फंड में है 39,000 करोड़ था उस वक्त, ये कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराओ। 2 मई को केंद्र सरकार जवाब देती है कि ये रूल्स बने हुए हैं 2015 के, एक्ट बना है 2013 का, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में जमा नहीं होगा। ये मामला लोकसभा में गया, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने साहब का एफआरडीए फंड की राशि राज्य सरकार को एफआरडीए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लौटाई नहीं जा सकती,
क्योंकि 18 सितंबर 2013 को इस एक्ट को लोकसभा राज्यसभा में पारित किया। अब यक्ष प्रश्न ये है कि ये राशि कब कहां जाएगी, कौन जिम्मेवार है इसका, और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और उसके बाद कोर्ट में खास देखो, 6 परिपत्र जारी कर दिए। पहला परिपत्र जारी किया 19 मई 2022 को कि एनपीएस बंद हो चुकी है, ओपीएस लागू हो चुकी है, इसलिए 1 अप्रैल के बाद जो एफआरडीए फंड से जिन कर्मचारियों ने पैसा 25% विड्रॉ किया है, 1-2 नहीं 80,000 कर्मचारी है ये, वो पैसा दिसंबर तक 31 दिसंबर तक 4 किस्तों में जुड़ चुका। क्या आदेश परिपत्र जारी किया और 18 अगस्त को जारी कर दिया। अगर किसी कर्मचारी ने न्यू पेंशन स्कीम में कोई देय सुविधा के अनुसार एफआरडीए एक्ट से फंड से राशि वापस निकाल ली तो ओपीएस से बाहर हो जाएगा। और एक परिपत्र जारी कर दिया, 1 अप्रैल 2022 से अगर कोई सेवानिवृत्त हो गया, ओपीएस का लाभ लेना चाहता है तो सारा पैसा मैं ब्याज जमा कराएं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एफआरबीएम एक्ट 2022-23/4 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि 2020-21 में 6,283 हमारी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट थी, उसमें 22,439 पेंशन पर खर्चे आना 37.2% और 2022 में 30.9%। ये सारी बता रहे हैं कि अम्मा पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, इस प्रकार की तर्ज पर राजस्थान की सरकार चल रही है। ये संविदा कर्मी आज राजस्थान की विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन संविदा कर्मियों को आपने क्यों वादा किया था वोट की फसल काटने के लिए जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 15 के पैरा 10 में, और आपने 17 जनवरी 2019 को पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये कहा, सरकारी महकमों, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी विश्वविद्यालय उपक्रमों में 3,60,000 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी का वेतन, भत्ते, प्रतिलिपि, पेंशन देंगे, दे रहे हैं। कल्ला जी, आपके खिलाफ तो इस बार बड़ा षड्यंत्र हो गया। 2 कमेटियों का चेयरमैन आपको बनाया, एक तो जो किसानों का कर्जा कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल बैंक वाले मामले में वहां आप मारे गए, और अब ये कर्मचारियों वाले जो आपने बनाए, ये कर्मचारियों वाली जो थी 1 जनवरी 2019 को आप अध्यक्ष नहीं बने संविदाओं वाली, और आपने क्या किया, 3 साल बाद 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 निकाले। 3,60,000 संविदा कर्मी सड़क पर उतराए, क्योंकि आपने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के नाम पर पुनः संविदा में रखने का प्रावधान कर दिया और उनके सारे पुराने एक्सपीरियंस को जीरो कर दिया। उनकी वेतन को बढ़ाने का काम मैं देख रहा था। ये शिक्षा कर्मी को शिक्षा सहायक और 9 साल बाद में वेतन 10,400, प्रारंभिक वेतन 10,400, 9 साल के बाद 18,000। हमने कम से कम कुछ किया तो है। हमने आपकी तरह वोट की फसल काटने के लिए वादा नहीं किया। कल्ला जी, आपको ध्यान होगा, आर्टिकल 21 में समानता का अधिकार दिया है। उमा देवी का मामला आपके सामने होगा, उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आप समान काम लोगे, समान वेतन आपको देना पड़ेगा। और आपने इन संविदा कर्मियों के साथ जो धोखा किया, मैं समझता हूं आज की तारीख में उनको ना दुर्घटना बीमा, ना आरजीएचएस का लाभ, ना ओल्ड पेंशन का लाभ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी वो चले गए मुख्यमंत्री जी के स्वयंभू सलाहकार, मुख्यमंत्री सलाहकार, उन्होंने कहा संविदा कर्मियों से छेड़छाड़ मत करो, मैं तो उड़ते हेलीकॉप्टर के साथ लटका हूं। मैं समझता हूं उनकी बात तो निश्चित तौर पर आपको माननी चाहिए। इस प्रकार की बात भी मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा निवेदन है, अब आपने किया क्या, वोट लेने हैं, क्या क्या हथकंडे बनाए, स्मार्टफोन, सरकारी धन से वोट की चुनाव की वेतरणी पार करने की योजना, 2022-23 के बजट पैरा 114 में चिरंजीवी परिवार के मुखिया महिला को 1,35,00,000 को हम स्मार्टफोन देंगे। नहीं दिए ना, ये है सभापति महोदय, इसको कहते हैं सभापति महोदय, इसको कहते हैं जागरूक मंत्री। नहीं दिया ना बजट की घोषणा। और सभापति महोदय, ये मैं देख रहा था 12,000 करोड़ रुपए इनका बजट पर, मुझे बजट कहीं नहीं दिखा। स्मार्टफोन में जो डेटा बैकअप था, 18 बार मुख्यमंत्री जी की फोटो, वह वजीर खजाना कुछ भी करें। और इनमें क्या क्या इन्होंने 17,000 डिजिटल सखी बनाएंगे। और अभी बहुत बड़ी बात, अभी मेरा समय समाप्त,
अभी सभापति महोदय एक रिसर्च है, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी, लिख लो कल्ला जी, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जून 2021 में रिपोर्ट आई। राजस्थान में 77% लोगों ने कहा कि ये जो चिरंजीव योजना उपयोगी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या कुछ नहीं कराया। इन्होंने कहा हम स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे, 82,295 लोगों को आपने नामजद कर लिया, नाम लिख लिया उनको, ना उनका मानदेय दिया, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए कार्यकर्ता तैयार करने के लिए राजस्थान की सरकार जो खेल कर रही है। और राजीव गांधी के नाम से इन्होंने बजट में घोषणा की 2021-22 में पैरा 57 में सरकार की कथित कल्याणकारी योजना जन तक पहुंचाने के लिए 2500 राजीव गांधी युवा मित्र, और मानदेय रख दिया 32,000 और 50,000 राजीव गांधी वॉलंटियर, मानदेय रख दिया 17,500, यानी हिडन एजेंडा, सरकार का लूटो माल। इसी तरह पुलिस मित्र बनाए आपने, राजस्थान के अंदर 42,000 पुलिस मित्र बनाए आपने, आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, दलाल छोड़ दिए गांव के अंदर जो पुलिस की लाइजनिंग करने का काम करते हैं। इसी प्रकार नगर मित्र बनाए आपने 10 लाख पट्टा देने की बात कही, और उसके बाद कृषि भूमि, मंदिर भूमि, सवाई चक में फॉर्म भरने के नाम पर इनको मोटी फीस देने का नाम कर दिया। और अभी स्कूल बच्चों के साथ क्या किया आपने? 2 मिनट में समाप्त करें। टाइम है। 64,906 विद्यालयों में पढ़ने वाले 90,52,404 मासूम बालकों को आपने 12 फ्लॉप हो चुकी योजना के फ्लैगशिप योजना का कैलेंडर लेकर घर देने का कैलेंडर लेके जाओ, 16 करोड़ रुपए लौटा दिए। 90 लाख विद्यार्थी में 67 लाख विद्यार्थी वो है 5वीं से 8वीं तक का। फरवरी 2021 की घोषणा, निःशुल्क 2 ड्रेस और निःशुल्क पूरे पाठ्यक्रम, आज हवाई हो गए सभापति महोदय। और मैं निवेदन करूं, ये किसान के कर्जे को लेकर जो बात आपने कही, आपने वन टाइम सेटलमेंट की बात कही, मैं समझता हूं कल्ला जी वो कमेटी खां अल्लाह के पास चली गई, पर राजस्थान का किसान माफ नहीं करेगा। 12 लाख किसानों के साथ आपने धोखा दिया, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चालू होकर उनके खुद आप कहते हो कि आप एक तरफ तो कहते हो राज्यपाल भाषण के पैरा 26 में 5 एकड़ तक की भूमि की कुर्की से मुक्त होगी, और दूसरी तरफ इसी सदन में हमारे अध्यक्ष अमेर से आने वाले सदस्य के उत्तर में कहते हो 2019 से 2020-22 तक किसान की जमीन कर्ज के नाम पर कुर्की और नीलाम करने के 22,215 प्रकरण आए, 18,817 किसानों को नोटिस देकर भूमि नीलाम कर दी। मैं समझता हूं ये छूटने वाली बातें नहीं। बाकी सभापति महोदय, मैं एक बात कहूं, क्योंकि मुझे आप टोक रहे हैं, बिजली को लेकर जिस प्रकार इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार किया है, बिजली में आत्मनिर्भर होने की बात आपने कही, बिजली के अंदर आपने कहा 16 जिलों में किसान को 2 ब्लॉक में बिजली दे रहे हैं, और बाकी 16 जिलों को हम 1 अप्रैल 2023 से देंगे। मैं समझता हूं 9 बार आपने फ्यूल चार्ज बढ़ाया है। फ्यूल चार्ज जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे प्रति यूनिट था, आपका औसत निकालूं तो वो है 59 पैसे प्रति लीटर। और आपने जो कृषि वितरण विद्युत कंपनी कहां खो गई आपकी, वो एग्री काम कहां चलेगी, किसानों के लिए बना रहे थे। और एक टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर जो आपने भ्रष्टाचार किया है, टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर आपने सीधा 1600 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2300 करोड़ के टेंडर 3900 करोड़ के हो गए। आपने 6 बार इसकी निविदा बढ़ाई है। यह संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा सभापति महोदय। कहने को मेरे को और भी बहुत कुछ था। कानून व्यवस्था की दहशतगर्दी से आम आदमी त्रस्त है। आज गैंगस्टर पनप गए हैं। राजस्थान की राजधानी के अंदर दाएं दाएं करके गोलियां चल रही है। सरकार बिल्कुल इन गैंगस्टरों के साथ नए जाने कौन से डर से सरकार बोल नहीं रही है। आप इस मीरा की धरती पर, पन्ना धाई की धरती पर आप 3 बार लगातार 2019, 2020, 2021 में दुष्कर्म में पहला नंबर लाकर हमें कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया। इसलिए सभापति महोदय, मुझे कहना और चाहिए था पर आपने बोलने की अनुमति दी। आपको धन्यवाद देते हुए इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।